लेट्स बी ऑनेस्ट, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप बच्चों को कंटेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कंटेंट है तो बहुत सारा अवेलेबल, लेकिन इस कंटेंट को अगर कोई इजीली और सिंपलीफाइड तरीके से आपको समझा दे तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, बहुत सारे टीचर्स अपनी किताबें लिखते हैं। मेरी कोशिश ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेलिस्ट A to Z सीरीज फॉर एथिक्स मैं यहां पे इस चैनल पे आपके साथ शुरू करूं। इस सीरीज को प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो डेफिनेटली हमें इस सीरीज को आगे बढ़ाने में और भी मजा आएगा। तो मेरा नाम है कुबेर सिंह और आपने मेरे को स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे देखा है, IR, एसए और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाते को। अब से मैं एथिक्स भी पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो एसए और एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। 250 मार्क्स का एसए है, 250 मार्क्स का एथिक्स है। ये दोनों सब्जेक्ट्स अब मैं लूंगा। नाउ A to Z सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करूंगा अकाउंटेबिलिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप अभी बनाया है। प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ढेरों बच्चों को शेयर करें। अपस्किल विद कुबेर सर ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, एंड इसका ये जो लिंक है यहाँ पे आपको दिया गया है, जो हैशटैग के नाम से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड अभी बनाया ही है तो अभी एक ही सब्सक्राइबर है, इसमें और सारे बच्चे आएंगे तो मैं कंटेंट शेयर करूंगा, स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के लिए भी जूम कॉल्स रखा करेंगे, क्लोज ग्रुप सेशंस रखेंगे जहां पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको एसए और एथिक्स दोनों में काम आने वाली है। तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अपस्किल विद कुबेर सर। ना अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? कोर आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेशन है किसकी? जो इंसान पावर में है, यानी कि पावर होल्डर है, वो जवाबदेह है, वो ही और शी इज आंसरेबल, यानी कि जिन लोगों के ऊपर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है या जिन लोगों के ऊपर उसकी पावर का इंपैक्ट पड़ सकता है, तो यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू बी अकाउंटेबल टू दोस पीपल। नाउ ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये 3 डायमेंशंस के अक्रॉस ऑपरेट करती है। नंबर 1 आंसरेबिलिटी, यानी कि आप अपने फैसले जो आपने लिए हैं उसको समझाते हैं। देन इन्फोर्सिबिलिटी, अगर आपके दिए गए फैसले अगर सही निकले गलत निकले तो दोनों चीजों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। एंड थर्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप अगर कोई मान लीजिए कि आपको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए आपने ऑर्डर दिया है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए ऑर्डर दिया है, आप उस पोजीशन में हैं कि आप वो ऑर्डर्स देते हैं, वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो वो प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए और वो चीज विजिबल होनी चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग है शुड बी विजिबल टू दोस पीपल जिनको आप आंसरेबल हैं। तो ये 3 चीजें जो है, आंसरेबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसके? अकाउंटेबिलिटी के। बिना अकाउंटेबिलिटी के जो पावर है वो शिफ्ट करेगा फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट टुवर्ड्स पर्सनल इंटरेस्ट, एंड ग्रेजुअली एंड ऑफन दिस विल हैपन विदाउट एनी कॉन्शियस इंटेंशन। एरिस्टोटल का आइडिया क्या था? एरिस्टोटल का आइडिया था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो इसका मतलब है गवर्नेंस जो है वो कलेक्टिव है, और अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट इज कीपिंग इन दैट वे। देखो, व्हाई पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी करप्ट्स, ये लॉर्ड एक्टन की एक बहुत फेमस सेइंग है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये एक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ एक मॉरल ऑब्जर्वेशन नहीं, एक स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट है। अब देखो, अनअकाउंटेबल पावर क्या करेगा? दैट विल प्रोड्यूस द सेम आउटकम रिगार्डलेस कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से हैं, आप जुडिशरी से हैं, पुलिस से हैं, आप किसी एमएनसी में बैठे हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, आप पटवारी हैं, आप तहसीलदार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है अकाउंटेबिलिटी। और अनअकाउंटेबल पावर वही आउटकम प्रोड्यूस करेगा, चाहे आप कहीं पे भी अनअकाउंटेबिलिटी दिखाओ, चाहे आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं वहां पे अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ फंड्स दिखा रहे हैं, या चाहे आप एक मुंशी हैं, या चाहे आप एक पटवारी हैं, अपने दायरे में किसी भी ऑफिस में बैठ के आप काम कर रहे हैं और आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका जो आउटकम होगा वो सेम होगा हर जगह पे। अब 2G स्कैम हुआ, कोलगेट स्कैम हुआ, चिट फंड फ्रॉड्स हुए, उसमें एक स्ट्रक्चरल कॉमन कॉज क्या था कि जो डिसीजन मेकर्स थे इन दीज डोमेन्स, इन दीज जोन्स, वो लो अकाउंटेबिलिटी कन्वे कर रहे थे, लो अकाउंटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो ये मैटर नहीं करता कि आप मंत्री हैं या आप हेड कांस्टेबल हैं या आप एक पटवारी हैं, तहसीलदार हैं कि SDM हैं। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा पिंच करता है। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत नेगेटिव आउटकम्स लेके आता है, पॉजिटिव आउटकम्स लेके नहीं आएगा। नाउ आर्टिकल 311 की बात करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज। आर्टिकल 311 क्या करता है? वो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्ररी डिसमिसल से। दैट क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप देश हित में और समाज के हित में कई सारे ऐसे फैसले लेंगे जो कि बैकफायर भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि वो फैसले हमेशा अच्छे आउटकम्स ले, लेकिन अगर वो फैसला, आपका चुना गया फैसला अगर नेगेटिव आउटकम दे रहा है, सो यू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन।
ना ये जो आर्टिकल 311 इनकॉर्पोरेट करा था, ये इस करके किया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपना काम बखूबी से निभा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के। इट वॉज नॉट टू शील्ड इनकॉम्पिटेंसी। सरदार पटेल का विजन था स्टील फ्रेम का, ये प्रेमाइस था इम्पार्शियल अकाउंटेबल सर्विस टू द संविधान को, नॉट टू एनी पॉलिटिकल मास्टर ऑफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एक्सेट्रा। अब ये जो सेकंड एआरसी है 2008 में जो आया था, सेकंड एआरसी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, उसमें आइडेंटिफाई करा था अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। ये एक सेंट्रल एक रूट कॉज है, ये एक सिम्टम नहीं है, रूट कॉज है ऑफ मैल गवर्नेंस इन इंडिया। एक सिविल सर्वेंट जो कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के राशन कार्ड को इशू करने से डिले कर रहा है, या वो किसी लैंड रिकॉर्ड के ऊपर बैठा हुआ है और वो लैंड रिकॉर्ड को करेक्ट नहीं कर रहा, वो सिविल सर्वेंट इज नॉट नेसेसरली एन आईएएस ऑफिसर और अ डीसी, इट कुड बी अ लोकल लेवल सिविल सर्वेंट एज वेल, कुड बी अ पटवारी, कुड बी अ तहसीलदार एज वेल। वो डे टू डे ये सब कार्य करके अकाउंटेबिलिटी फेलियर दिखा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी मेंस 2026 लिख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं लिखने की, तो ये एथिक्स का क्रैश कोर्स है जो कि मेरे द्वारा शुरू करा जा रहा है। यहां पे इसकी फीस 2999 है, जिसपे आपको और डिस्काउंट भी मिलेगा। प्रिसाइज कंटेंट डिस्कशन होगा, थीम वाइज फ्रेमवर्क डिस्कशन होगा, रेलेवेंट करंट अफेयर्स कवरेज भी मिलेगी, मेंटरशिप मेरे द्वारा किया जाएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है। ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड अगेन अगर मैं एसए की बात करूं तो एसए का कोर्स भी मैं ही लीड कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेंस एसए का कोर्स है, बहुत लीन और बहुत इफेक्टिव कोर्स है एसए का क्रैश कोर्स और एथिक्स का क्रैश कोर्स। प्लीज गेट इन टच विद अस अगर आप अपने एसए और एथिक्स के मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, सैंपल क्वेश्चन। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट अलोन, इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस। अब ये क्वेश्चन टेस्ट क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है कि यू एज अ कैंडिडेट क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आरटीआई को टू द अकाउंटेबिलिटी आर्किटेक्चर। आप केवल आरटीआई के बारे में 4 बातें लिख के आएंगे, वो नहीं हो रहा। आप रिलेट कैसे कर पा रहे हैं आरटीआई का अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो बात हो रहा है। आरटीआई एक एम्पावरमेंट टूल है, ये क्लीशे लाइन आप लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग आंसर क्या आर्ग्यू करेगा कि आरटीआई कन्वर्ट करता है अकाउंटेबिलिटी को फ्रॉम अ पैसिव ऑब्लिगेशन इनटू अ प्रोएक्टिव ड्यूटी। Public authorities, they have to justify whatever decisions they are making, not only execute them. It is not only about executing the decisions, but also justifying that why you have executed those decisions. Now, link to section 4 of the RTI, जहां पे proactive disclosure की बात होती है. So the shift from reactive information release to mandatory transparency is where exactly accountability is genuinely redefined. अब forms of accountability in governance की बात आती है, तो political, administrative एंड जुडिशियल एंड सोशल। पॉलिटिकल में यानी कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, दे आर आंसरेबल टू द वोटर्स, इलेक्शंस के जरिए, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के जरिए, पब्लिक डिबेट के जरिए। देन एडमिनिस्ट्रेटिव में सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स आंसर करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है टू द सुपीरियर्स, ऑफ कोर्स आल्सो टू द पब्लिक। लेजिस्लेटिव कमिटीज होती हैं, ऑडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं कैग के द्वारा। आरटीआई है, आरटीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी गवर्नेंस में काफी इंक्रीज करा है। देन जुडिशियल की बात करें, कोर्ट्स दे आर आंसरेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इवन टू द एपेलेट हायरार्की। Absence of external judicial accountability remains India's most debated institutional gap. Social, citizen, civil society, NGOs, media, social media, all of these mediums they hold power to account outside formal channels. मनरेगा की बात करें, मनरेगा के जो सोशल ऑडिट्स होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है अगर हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करें। आरटीआई एक्ट एज एन अकाउंटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, आरटीआई जो 2005 में आया था, वो कन्वर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी को फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक कर्टसी इनटू अ राइट ऑफ सिटीजंस, एक सिटीजन एनफोर्सेबल राइट कि आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का। और आरटीआई के बाद एप्लीकेशंस में एक्सपोज किया गया है कि कहां इरेगुलरिटीज आई हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है या वो वेज डिस्पर्सल ऑफ मनरेगा में है, म्यूनिसिपल फंड्स डिस्पर्सल की बात हो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात हो। देन आरटीआई एक्ट एज एन अकाउंटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस कहां आती हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वैकेंसीज हैं, रेयरली एनफोर्स पेनल्टीज हैं ऑन द डिफॉल्टिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, एक्सपांसिव यूज ऑफ सेक्शन 8 एग्जेम्पशंस, जिसके चलते सेक्शन 8 के चलते कि आप अंडर नेशनल इंटरेस्ट, अंडर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे हो, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट के पास कोई ये तो है नहीं कि एब्सोल्यूट लेवरेज है, इसको हर एक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। गवर्नमेंट कैन विथहोल्ड इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव है। 2019 की जो अमेंडमेंट हुई थी दैट रिड्यूस द टेन्योर एंड सैलरी प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इसको वाइडली दिखा गया था एज अ डेलिबरेट वीकनिंग ऑफ द अकाउंटेबिलिटी आर्किटेक्चर। नाउ कैग एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात करें, कैग अंडर आर्टिकल 148 भारत का सर्वश्रेष्ठ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है और इसके जो ऑडिट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होते हैं।
कैग के रिपोर्ट्स 2G को लेके, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, हालांकि वो नंबर्स हमेशा डिबेटेबल थे, डिस्प्यूट में थे, हमेशा इस बात को कहा जाता था। विनोद राय जी ने किताब भी लिखी थी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, इस बात को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो नंबर्स क्या सही मायने में सही है या एग्जैजरेटेड है, बट व्हाटएवर इट इज, कैग ने जो ऑडिट्स किए वो हमारे सामने थे, 2G एलोकेशन को लेके, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके, कोल ब्लॉक एलोकेशन को लेके, मनरेगा फंड्स को लेके, और इसका कॉन्सिक्वेंस हमने देखा है। सरकारें बदली हैं, सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा हमने देखा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट जो अन्ना हजारे की थी, उसका पूरा का पूरा सिद्धांत ही ये कैग ऑडिट रिपोर्ट्स का था। देन हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें, वो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी लेके आते हैं। ऑलराइट, जैसे हम कहते हैं कि जो कैग है वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है पीएसी का, राइट। तो ये मैकेनिज्म्स इन्फोर्स करते हैं अकाउंटेबिलिटी को इन अ मच डीपर लेवल, नॉट ऑन द सर्फेस लेवल बट ऑन अ मच डीपर लेवल। अकाउंटेबिलिटी चेंज, कैग ऑडिट है, देन पीएससी एग्जामिनेशन है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स है, करेक्टिव एक्शन है, तो देखो बहुत डीपर लेवल पे प्रोसेसेस बने हुए हैं। देन विसल ब्लोअर्स की बात करें, विसल ब्लोअर्स दे एक्सपोज रॉन्ग डूइंग ऑफन एट द पर्सनल कॉस्ट। हमने देखा एनएचआई के जो वर्कर थे, जो इंजीनियर थे, सत्येंद्र दुबे जी, या हम शानमुगम मंजुनाथ की बात करें जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, अब इनको मारा गया था, 2003 की बात है, 2003 और 2005 की बात है, इन दोनों को मारा गया था जब इन्होंने करप्शन घोटाले एक्सपोज करे थे। अब ऐसे जब इंस्टेंसेस सामने आते हैं तो ये भारत की विसल ब्लोअर केसेस को कमजोर बनाते हैं। देयरफॉर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 एग्जिस्ट पेपर पे करता है, लेकिन अभी तक आज 12 साल हो गए इसको इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज नहीं करा गया था। एथिकल प्रिंसिपल की बात करें जो GS4 में आपको काम भी आएगा, जब इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट करती है संवैधानिक और पब्लिक ऑब्लिगेशन के साथ, तब लैटर मस्ट प्रिवेल, यानी कि पब्लिक ऑब्लिगेशन हैज टू प्रिवेल रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। बात को ध्यान से समझो, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी का जब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पब्लिक ऑब्लिगेशन, तो पब्लिक ऑब्लिगेशन हैज टू बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। नाउ अकाउंटेबिलिटी और प्रोबिटी की बात करें, प्रोबिटी इज अकाउंटेबिलिटी इंटरनलाइज एज पर्सनल मॉरल कमिटमेंट, इट इज नॉट एक्सटर्नल एनफोर्समेंट बट इनर कन्विक्शन। नाउ एक इंसान जिसके अंदर जनरली विद इन एक स्पिरिट ऑफ प्रोबिटी है, he or she would avoid actions which could not justify his actions publicly, his or her actions publicly, चाहे वो actions डिटेक्ट हो या ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज नोट करना। Integrity without accountability is private virtue. Accountability without integrity is what we call as performative compliance. Only together do they produce ethical governance. For example, मैं कहता हूं कि आज एक सिविल सर्वेंट है, वो सिविल सर्वेंट जो है वो बड़ा शरीफ है, वो घर में भी शरीफ है, कोई रिश्वत नहीं लेता, एक चवन्नी की रिश्वत नहीं लेता, बहुत अपराइट है, बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन उसके पास जो भी फाइलें आती हैं वो फाइलों पे एक्ट अपॉन नहीं कर पाता, वो फाइलें डब्बे में पड़ी हुई हैं, वो आगे डिसीजन नहीं ले पाता, पब्लिक को अपना डिसीजन नहीं दे पाता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक आंसरेबिलिटी उसकी जीरो है, हालांकि वो बहुत ऑनेस्ट और अपराइट है, कोई पैसे नहीं खाता। तो ये क्या हुआ कि आपके अंदर वर्च्यू तो है, आपके अंदर इंटेग्रिटी तो है, लेकिन पर्सनली है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आप बिल्कुल यूजलेस है। वैसे भी एक ऑफिसर है जो कि बहुत ज्यादा अपराइट तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर सटीक है। जैसे कि अगर उसको कैग की ऑडिट्स के लिए कुछ बोला गया है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है पेश करेगा। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज में उसको बुलाया गया है कुछ जस्टिफिकेशन के लिए, वहां पे भी हाजिर होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसकी जो इंटेग्रिटी है वो डिपेंडेंट है अपॉन हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द पॉलिटिकल मास्टर्स, और वो करप्टेड भी है, ब्राइब भी लेता है। अब उसकी इंटेग्रिटी जीरो है, लेकिन अगर हम उसकी पब्लिक विजिबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। So therefore अगेन यहां पे ये जो दूसरा एग्जांपल है वो दूसरा एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी का, वो अकाउंटेबल तो है लेकिन विदाउट इंटेग्रिटी, दैट इज परफॉर्मेटिव कंप्लायंस। और इंटीग्रिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। आप सिर्फ इंटीग्रिटी दिखा रहे हो, अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे हो लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, भी पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। जो नोलन के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है उसमें अकाउंटेबिलिटी नंबर 4 पे आता है। पहले 3 क्या है? सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, चौथे नंबर पे अकाउंटेबिलिटी आता है। देन अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट कहां पे सिस्टम फेल करता है? ट्रांसफर्स एज पनिशमेंट। ऑनेस्ट अफसरों को जो कि प्रेशर रेजिस्ट करते हैं उनको रूटीनली ट्रांसफर कर दिया जाता है। अशोक खेमका का केस देख लो, ये अकाउंटेबिलिटी इन्वर्टेड हो गया। एवरेज टाइम फ्रॉम करप्शन केस फाइलिंग टू रेजोल्यूशन कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं। सो डिलेड अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो फंक्शनली इक्विवेलेंट टू एब्सेंट अकाउंटेबिलिटी। डिलेड अकाउंटेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। देन कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करें, यहां पे जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन आ जाते हैं अराउंड सर्टेन ऑफिशियल्स। अकाउंटेबिलिटी एक वेपन बन जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, नॉट अ प्रिंसिपल अप्लाइड यूनिवर्सली। चाहे वो ईडी के मिसयूज की बात करो, सीबीआई की करो, चाहे वो इंस्पेक्टर राज की बात करो जहां पे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, जहां पे इंस्पेक्टर्स अपनी पावर्स का मिसयूज करते थे, रिश्वत खाते थे। मैं प्री 1991 की बात करूं, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं थी ना, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी।
नाउ स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, व्हाट वर्क्स? फिक्सिंग द टेन्योर फॉर द फील्ड लेवल सिविल सर्वेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कहते हैं, जो प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कम से कम 2 साल का टाइम रखना चाहिए किसी भी एसएचओ के लिए, एसएसपी के लिए, एंड इवन स्टेट के डीजीपी के लिए, ताकि वो अपना काम बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के कर सकें कि यार मुझे पता है कि 2 साल मेरी ट्रांसफर नहीं होने वाली, 2 साल के लिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं, 2 साल के लिए मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करने वाला। तो वो ट्रांसफर थ्रेट जो है ना वो रिमूव हो जाता है। परफॉर्मेंस सिस्टम टाइड टू मेजरेबल पब्लिक आउटकम्स, वो ज्यादा बढ़िया है। यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तालुक में, अपने सब डिवीजन में कितने रिफॉर्म्स लेके आ सके हैं, आउटकम्स क्या रहे हैं, चाहे वो मोर्टालिटी रेट्स की बात हो, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो की बात हो, सोशल वर्क की बात हो, एलिवेटिंग पॉवर्टी की बात हो, रादर देन कि आपने बस फाइल क्लियर किया है कि आपको ऊपर से ऑर्डर आए। तो फील्ड वर्क में आपका काम क्या है? मैंडेटरी सोशल ऑडिट्स फॉर ऑल द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एज डन अंडर द मनरेगा। दिस विल कन्वर्ट बेनिफिशियरीज इनटू अकाउंटेबिलिटी एक्टर्स। Then लोकपाल एक्टिवेशन विद जेन्युइन इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस एंड सो मोटो पावर्स। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये चीजें हम भारत की आजादी के बाद हमने अकाउंटेबिलिटी को लेके बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी हमने कहीं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करी है। बहुत कम अकाउंटेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट हुई है। लोकपाल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहां हुआ है आजाद भारत के बाद। So accountability is not just governance design, it is the moral obligation जो कि flow कर रहा है from the nature of public trust. Edmund Burke की एक saying है कि all persons possessing any portion of power, they ought to be strongly impressed with the idea that they act in trust and they have to account for their conduct. अगर आप उस पावरफुल पोजीशन में हैं, अगर आप वो अथॉरिटी एंजॉय करते हैं, अगर आप वो पोर्शन ऑफ पावर में हैं, उस पावर का इस्तेमाल, देखो पावर होना एक बात है, पावर को इस्तेमाल ना कर पाना, power is of no use if you are not able to exercise it. Power is of no use if you are not able to actually understand the dynamics of power. So therefore you have to utilize the power with the idea that you have to be the caretaker, the stakeholder. You have to understand that there are many stakeholders in the society. So you have to act in trust of the society as a trustee of the society. Not only the society but also your superiors. You're also answerable to your superiors. You're also answerable to the institution you represent. And therefore for every conduct which you're doing in that position of power, you're accountable. You're accountable. Whatever personal or public actions you do, you're accountable. For example, ये जो 370 रुपए की बिरयानी का जो किस्सा हुआ था, अब वहां पे वो व्यक्ति, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। हालांकि वो व्यक्ति किसी कॉमेडी शो में बैठ के आफ्टर ऑफिस आवर्स कोई बात बोल रहा था, लेकिन अगेन उसका जो कंडक्ट था, उसका कंडक्ट इस तरह से हुआ कि वो वायरलिटी आ गई सोशल मीडिया पे, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यानी कि चाहे आप पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जो कंडक्ट है विद इन द आउटसाइड द ऑफिस वो देखा जा रहा है और उसका इंपैक्ट आपके काम पे पड़ेगा। Civil servant of genuine integrity seeks accountability rather than avoiding it. So answerability confirm करता है, threaten नहीं करता ethical conduct को। Ultimate test क्या democracy का is not elections. It is whether those who exercise power between elections. Elections तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो लोग जो कि पोजीशन में हैं, जिनको पावर दी गई है, क्या वो कंटिन्यूसली आंसरेबल हैं टू दोज पीपल जिनको वो गवर्न कर रहे हैं? ऑलराइट, प्लीज अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। A to Z सीरीज में अगला जो अल्फाबेट होगा बी से एक टॉपिक लेके आऊंगा। यदि आपको लगता है कि बी टॉपिक से कोई एथिकल कंसेप्ट आप समझना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज अपने आप से मैं बी टॉपिक से कोई वीडियो नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा। बने रहे स्लीपी क्लासेस के साथ। एथिक्स और एसए से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहें प्लीज हमारे साथ जुड़ें। एंड बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है अपस्केल विद कुबेर सर, उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।